क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण 1905 से 1915 ईस्वी। कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्यपद्धति से निराश तथा उग्रवादी आदर्शवाद से प्रेरित अनेक भारतीय युवकों ने क्रांति के मार्ग को चुना। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमतों के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों और रूसी निहिलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का फैसला किया। इस समय क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में सक्रिय क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा को अपना आदर्श वाक्य बनाया। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों में दो विभिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। जो एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय सेना और यदि संभव हो तो अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों की भी मदद ली जाए। दूसरी विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों तथा पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रहना चाहते थे। क्रांतिकारियों को आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और सोवियत संघ की साम्राज्यवादी क्रांति से प्रेरणा मिली थी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। अब सबसे पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में 1918 ईस्वी में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को, जो कि भारत में थे, आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत तिलक द्वारा किए गए थे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि पीछे लिखा है 1893 और यहाँ पीछे लिखा है 1894 और अभी लिखा है 1893, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है ये हर जगह 1894 ही है, तो इसको रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे के ब्लैक कमिश्नर रेंड तथा एम हर्स्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की नींव डाली। कालांतर में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। वे हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई थी। महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। 1897 ईस्वी में तिलक ने केसरी में लिखा कि कृष्ण का गीता में यह उपदेश है कि अपने गुरुजनों और बंधुओं की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसका कोई दोष नहीं लगता। महाराष्ट्र में आर्य बांधव महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था, जो कि 1904 में बना था। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र तथा मध्य भारत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर के भाई गणेश शामिल थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के बाद माना जाता है, लेकिन इस घटना से पूर्व ही वहाँ कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में सुहद्र समिति मायमेन सिंह द्वारा, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति बारी साल द्वारा और व्रती समिति फरीदपुर भी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करती थी। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन हुआ। इसमें प्रमुख है ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर आदि। बारिसाल में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युगांतर ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए। ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए।
युगांतर अखबार के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का भी बंगाल में अस्तित्व था। बारेंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया तथा बताया कि क्रांति किस प्रकार प्रभावकारी होगी। बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो का नाम आता है। ये पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 में भारत आए और बंगाल स्थित मनीक तल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी की मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मनिक तल्ला पर छापा मारा, वहां से 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बरेंद्र और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। बरेंद्र को आजीवन कारावास तथा अरविंद को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। बंगाल के एक और क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बंगाल के एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंके गए। उसकी योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। 22 दिसंबर 1912 को ये जो बम है ये तब फेंका गया था 22 दिसंबर 1912 को। इससे पहले दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जब आपके जॉर्ज पंचम आए थे अपनी वाइफ के साथ, और तब उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र किया था। गिरफ्तारी से बचने के बाद बोस जापान चले गए। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवध बिहारी, अमित चंद्र, लाला मुकुंद और बसंत कुमार दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थी। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर आतंकवाद को कुचलने का प्रयास किया। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत होकर कार्य करने लगे तो कुछ ने विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का निर्णय लिया। अरविंद घोष कालांतर में आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। ब्रह्म बंदोपाध्याय उपाध्याय, जिन्होंने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था, रामकृष्ण मठ में स्वामी जी बन गए। यानी कि जो बाद में क्रांतिकारी थे 2-3 लोग उनमें से बाद में सन्यासी हो गए। अब आता है पंजाब पर। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। सूफी अम्बा प्रसाद, अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहिबाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता के नाम से एक बाण निकाला। किसने? अजीत सिंह ने। अब ये था हमारा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। उसमें हमने महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब तीनों को पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे कि भारतीय क्रांतिकारी संगठन जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन कौन से थे। इसमें संगठन, स्थापना, संस्थापक, स्थापना स्थान। व्यायाम मंडल जो कि 1896 से 97 ईस्वी में था, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर बंधु ने बनाया था, पुणे में था। मित्र मेला जो कि 1899 में बीडी सावरकर ने बनाया था और नासिक महाराष्ट्र में था। अभिनव भारत समाज जो कि 1904 में, जो ये मित्र मेला था यही बाद में अभिनव भारत समाज बना 1904 में। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर जो कि बंधु थे, इन्होंने ये महाराष्ट्र में था। ढाका अनुशीलन समिति 1905 ईस्वी में, पी मित्रा व पुलिनदास बंगाल में। अनुशीलन समिति, एक ढाका अनुशीलन समिति, कंफ्यूज नहीं होएगा, और एक अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी, बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, प्रबोध मित्र, पुलिनदास और सतीश चंद्र बोस, कलकत्ता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी, सचिंद्र नाथ सान्याल, कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी, चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930 ईस्वी, सूर्य सेन, चटगांव। अभी जो हमने पढ़े वो थे भारत में जो क्रांतिकारी संगठन थे। ये जो संगठन है ये विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन है। इसमें इम्पोर्टेंट थे
इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इंग्लैंड में था। इंडियन इंडिपेंडेंस 1907 में हुआ। तारकनाथ दास ने किया, अमेरिका में। हिंद एसोसिएशन 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखड़ा ने किया, अमेरिका में। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्ला, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा स्वतंत्र सरकार ये आई 1915 ईस्वी में। राजा महेंद्र प्रताप लाए, अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये दूसरी थी जो कि 1942 में आई और ये राज बिहारी बोस लेकर आए, जापान में। आज़ाद हिंद फौज ये तो सभी को पता ऑलमोस्ट 1942 में मोहन सिंह लेकर आए, जापान में। और बाद में ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और ये आज़ाद हिंद फौज दोनों के दोनों सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। ठीक है, फिर है उनका प्रमुख जो है, इन दोनों का कंबाइंड जो नई सेना बनी थी, नाम मुझे याद नहीं, पर उसका जो प्रमुख थे वो सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905, मैडम कामा और पेरिस में। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। देश में आतंकवाद निरोधी अधिनियमों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहाँ से अधिकांश क्रांतिकारी विदेशों को पलायन कर गए। अभी हमने जो पढ़ी थी वो भारत में क्रांतिकारी थे। अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं जो विदेशी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनके बारे में। भारत के बाहर गए क्रांतिकारी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान, जापान और जर्मनी में सक्रिय हुए। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में वीडी सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा थे। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु इंडिया हाउस की स्थापना की। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। 9 मई 1905 को इंडिया होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वार्षिकी मनाई गई। इसके अध्यक्ष जेठलाल मोतीलाल पारिक थे। श्यामजी और उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान जब उनकी ओर गया तब 1806 में श्यामजी लंदन से जाकर पेरिस में बस गए। इसी समय इंडिया हाउस का नेतृत्व भी वीडी सावरकर के हाथों में आ गया। इस समय उन्होंने 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक की रचना की। तो ये वाली जो 1857 की भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बुक है, ये किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हटकर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। शीघ्र ही ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। सावरकर को लंदन से भारत लाने हेतु SS मौर्य नामक जहाज से भेजा गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक अन्य सहयोगी मैडम भिकाजी रुस्तम KR कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता था, ने 1902 में भारत की स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका आदि में प्रचार के लिए भारत को छोड़ दिया। मैडम कामा ने वंदे मातरम तथा मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में मैडम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन में कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में विचारोत्तेजक भाषण दिया। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला, लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को फहराया। यह झंडा सरदार सिंह राणा ने मैडम भिकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। मैडम कामा पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। गदर पार्टी 1913 ईस्वी। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए। इन लोगों ने वहां से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी और बैंकर्स से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। ये अखबार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया।
नवंबर 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में, पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया, जो कि 1857 के विद्रोह की स्मृति में था। ध्यातव्य है कि उसका प्रथम अंक उर्दू में छपा था, बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। लाला हरदयाल, जो 1911 ईस्वी से कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, 1913 में गदर संस्था से जुड़ गए और ये संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की और यहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। उर्दू और गुरुमुखी भाषा के गदर के अंकों के में शस्त्र धारण कैसे करें, बगावत करने और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कविताओं का प्रकाशन होता था। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे बरकतुल्ला, जो कि प्रधानमंत्री माने गए, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, श्री। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप ने के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे बरकतुल्ला, जिनको प्रधानमंत्री माना गया, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श और मोहम्मद अली। इस दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले थे। भारत में चल रहे हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की। खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से ही रेशमी रुमाल षड्यंत्र जुड़ा है। 15 फरवरी 1915 ईस्वी को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 36वीं सिख बटालियन के जवानों ने सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह सिंगापुर विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। मद्रास प्रांत में नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंशी अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की। अय्यर ने 1911 ईस्वी में तिरुनेवेली के मजिस्ट्रेट आशय की हत्या कर आत्महत्या कर ली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन 1905 थी। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने दिया? गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ने रखा था। यह विलियम बर्ड के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ और जो उसके सबसे विवादास्पद कार्य था वो था बंगाल का विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय 1905 ईस्वी भारतीय राष्ट्रवाद पर किया एक प्रक्षत्र प्रहार था। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। इसे पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। असम बंगाल से 1874 ईस्वी में ही अलग हो चुका था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यह बताया कि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता। बंगाल का जबकि विभाजन का वास्तविक कारण था कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल को केवल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नहीं बांटा गया, बल्कि बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन में एक और विभाजन धार्मिक आधार पर विभाजन अंतर्निहित था। उन्होंने बंगाल का विभाजन तो किया ही, उसे धार्मिक आधार पर भी विभाजित किया। 20 जुलाई 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई। तो 20 जुलाई को इसका निर्णय हुआ था, यानी इसकी घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को ये योजना प्रभावी हो गई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे, जहाँ की कुल जनसंख्या
3 करोड़ 10 लाख थे। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ढाका यहाँ की राजधानी थी। विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इनकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्योंकि 16 अक्टूबर को ही इसकी योजना प्रभावी हुई, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन पर गोखले ने कहा, यह एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने विभाजन पर कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रिज की तरह गिरा है। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने किया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्विन कुमार दत्त ने की थी, की भूमिका महत्वपूर्ण थी। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। बंगला साहित्य के लिए एक समय स्वर्णकाल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला, जो कि 1912 में लिखा, नामक गीत लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि 1913 में मिला। कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग पूर्णतः स्वदेशी पारंपरिक कला से प्रेरणा लेकर चित्रकारी शुरू की। बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से में अपने प्रभाव को ले लिया। इसमें जमींदार, शहरी निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, छात्र और औरतें शामिल थी। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने प्रदेश से बाहर आकर धरनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। किसान व बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। किसान भी और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय भी। 1908 ईस्वी तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े नेता तिलक, अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने समाज के उस बड़े तबके में राष्ट्रीय भावना को जगाया जो राष्ट्रीयता से पूर्णतः अनभिज्ञ था, यानी कि जो बिल्कुल अननोन था। स्वदेशी ने सर्वाधिक भारत की सांस्कृतिक विचारधारा को प्रभावित किया। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भावी संघर्ष का बीज बोकर समाप्त हुआ। बंगाल विभाजन पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैम्फाइल्डे फुल्लर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। बंगाल विभाजन आंदोलन बंग भंग को भी, जिसे बंगाल विभाजन आंदोलन को बंग भंग के रूप से नाम से भी जाना जाता है, को दबाने के लिए अंग्रेजों ने करलाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को लाया। सर्कुलर का नाम था कार्लाइल सर्कुलर। इस बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस आशय से पत्र भेजा गया था कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों को सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी आदि इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, नहीं तो उनकी सहायता बंद कर दी जाएगी। इस आदेश पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी R.W. कराइल के दस्तखत थे। इसी कारण इसे कराइल सर्कुलर कहा जाता है। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस। अब कलकत्ता में का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वो 1906 में हुआ।
1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि अब कांग्रेस टूटने वाली है 1907 में। तो अब जो कांग्रेस है उसी में आपस में विवाद होगा उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में। लेकिन दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष पद के लिए चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवा लिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। यानी कि स्वराज शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस में आया, सबसे पहले किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने 1906 में। ठीक। सूरत में कांग्रेस का विघटन 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ, जो कि विवाद 1905 में वाराणसी के कांग्रेस अधिवेशन से शुरू हुआ था, फिर 1906 में भी हुआ था, जो कि दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष पद के लिए चुनकर खत्म हो गया था, बट 1907 में भी वो एज इट रहा। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी या उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 ईस्वी में पास कराए गए 4 प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। अप्रैल 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का एक नया संविधान और बैठकों को आयोजित करने के लिए एक नई नियमावली तैयार की गई। नवीन संविधान के प्रावधानों के बाद उग्रवादियों का अगले 9 वर्ष तक कांग्रेस में प्रवेश प्रतिबंधित हो गया। और फिर बंगाल विभाजन के बाद ही, क्योंकि जो कि अंग्रेज चाहते थे कि बांटो और राज करो की नीति, वो उनकी फुलफिल होनी शुरू हो गई और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो अब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं। बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए दूसरे अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा किया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल बने तथा इंग्लैंड में जॉन मॉर्ले ने भारत सचिव का पद संभाला। यह वह समय था जब समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मॉर्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद दमन कर दिया जाए। लॉर्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं लिखा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुब्बार छिपा था और उसमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मॉर्ले की अनुमति से एक समिति की नियुक्ति की, जिसे विधान परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय तथा बजट प्रस्तुत और उनमें संशोधन की प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार करने को कहा गया।
समिति की सहायता से गवर्नर जनरल मिंटो तथा भारत के सचिव लॉर्ड मॉर्ले की यह योजना लगभग 3 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में 1909 में सामने आई। मॉर्ले मिंटो सुधारों के संकल्पना और निर्माण में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह मशवरे को भी स्थान दिया गया। 17 दिसंबर 1908 को भारत के सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की। 7 फरवरी 1909 को भारतीय परिषद विधेयक यानी इंडियन काउंसिल बिल यानी मॉर्ले मिंटो सुधार सदन में रखा गया। 25 मई 1909 को विधेयक पास हुआ और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के साथ भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ। 1909 के सुधारों के पीछे सरकार की इच्छा थी कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को प्रसन्न करना और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना। 1909 के सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी तथा प्रतिनिधित्व व्यवस्था कायम करना कदापि नहीं था। सुधारों के बारे में खुद मॉर्ले ने कहा था, यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। मॉर्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचित पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया। वायसराय मिंटो ने लिखा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की। बंगाल विभाजन की घोषणा अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुनः 1874 की स्थिति में लाया गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। हॉर्डिंग बम कांड 1912 ईस्वी। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया। जिस दिन वायसराय हॉर्डिंग अपने परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उन पर बम फेंका गया, जिससे हार्डिंग घायल हो गए और इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से यूरोप में महाशक्तियों के 2 गुट बन गए। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी के द्वितीय दशक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। 4 अगस्त 1914 को शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे और दूसरी ओर फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट, राजे रजवाड़ों आदि ने किया। उदारवादी भारतीय नेताओं ने इस आशा में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और ब्रिटिश प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले में उनकी स्वराज या सुशासन की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था हेतु गांवों का दौरा किया। लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि वायसराय थे, की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की जो कि एक मुस्लिम कंट्री थी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोहभंग हो गया। अब लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नजदीक आने का प्रयास करने लगी। हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली, हसन इमाम जैसे एहरार आंदोलनों से जुड़े नेताओं ने मुसलमानों को अब सरकार की चटुकारिता बंद करने को कहा और आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी। कामागाटू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इस प्रकरण का विवरण सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स कैंपबेल की बुक भारत में राजनीतिक व्याधि में मिलता है। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके। नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने
ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। 35 भारतीयों के कनाडा में प्रवेश मिलने से उत्साहित सिंगापुर के एक भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पहुंचे यात्री पुलिस की घेराबंदी के कारण जहाज से नीचे नहीं उतर सके। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, मोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी कि तटीय समिति का गठन हुआ, जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रायचंद और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। जिस समय युद्ध छिड़ गया, अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। कामागाटो मारू जहाज के बजबज कलकत्ता में एक पोर्ट होगा जिसका नाम होगा बजबज पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। तोशामारू प्रकरण 1914, जिसे कि हम बाद में सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांति का बिगुल बजाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के कुछ सदस्य तोशामारू जहाज से भारत वापसी कर रहे थे। यह जहाज सिंगापुर में रुका था। यहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य भाई परमानंद के देश प्रेमी ओजपूर्ण भाषण के कारण क्रांति की भावना जागी और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों डुड्डे खां और जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया, जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आगे चलकर इस विद्रोह को अंग्रेज सैनिकों ने दबा दिया। लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ पैक्ट 1916 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो वापस उदारवादी और उग्रवादी साथ आएंगे, प्लस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ कांग्रेस का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दो घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहली घटना, उग्रवादियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, एक बार फिर कांग्रेस में पुनर्प्रवेश तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया तथा उसी वर्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जिन्ना उपस्थित थे। तो जिन्ना मुस्लिम लीग में सबसे पहली बार कब आए थे? 1913 में। कहाँ के अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1913 में पहली बार लीग के नेताओं ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया और कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी स्वशासन की मांग पर जोर दिया गया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ही कांग्रेस और लीग दोनों ने अपना समान लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन निर्धारित किया। 1915 में जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बम्बई में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। दोनों संगठन आपसी सहयोग के द्वारा देश में संवैधानिक सुधार की योजना बनाने और उसे लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने को सहमत हो गए। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक साथ हुए। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लीग और कांग्रेस के द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उत्साह के साथ स्वीकारी गई। यही योजना कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती है। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो कालांतर में एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्री ज्ञापन पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों तथा गवर्नर जनरलों की विधान परिषदों का विस्तार करने तथा इनमें अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई थी।
लखनऊ समझौते के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासित डोमेनियन की तरह की जिस स्थिति की मांग की गई थी उसकी ओर तो सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, किंतु कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जो रियायतें दी थी उन्हें 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार माना गया। कांग्रेस और लीग की निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यद्यपि मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। होम रूल स्वशासन लीग आंदोलन 16 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रसार शुरू कर दिया। होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया। कॉमनवेल्थ किसका पत्र था? एनी बेसेंट का। ठीक है, इसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, यानी कि पहले तिलक ने की अप्रैल में और फिर एनी बेसेंट ने की सितंबर में। जहां तिलक का होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था, वहीं शेष भारत एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ वपिस्टा थे। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन लीग की सक्रियता सर्वाधिक बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था द्वारा तथा तिलक ने मराठा और केसरी, ये भी दोनों तिलक के थे, के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया था। इसमें मराठा जो न्यूज़पेपर है वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर है, केसरी मराठा में लिखा जाता है। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया तथा अड्यार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। एनी बेसेंट के सहयोगियों में वीपी वाडिया, जो कि मजदूर नेता थे, और पीसीपी रामास्वामी अय्यर शामिल थे। लीग को अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने प्रदान किया। 1917 में बेसेंट की लीग के सदस्यों की संख्या 27,000। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बैनर्जी, मुस्लिम मोहम्मद जिन्ना जैसे नेताओं ने भी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। लीग की गतिविधियों का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। यही वह आंदोलन है जब तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था 1905 ईस्वी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु वे जनता के बीच भाषण देकर, पर्चा बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। होम रूल लीग आंदोलन के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि दूरगामी प्रभाव वाली थी। कांग्रेस में लीग ने एक नई स्फूर्ति का संचार कर दिया तथा ब्रिटिश सरकार को एक नवीन नीति के निर्धारण के लिए विवश किया, जो कालांतर में मॉन्टेग्यू घोषणा के रूप में सामने आया। लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार फिर उग्रवादियों का वर्चस्व हो गया। 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। एनी बेसेंट जो थी वो पहली लेडी थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। ठीक है, 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा के बाद एनी बेसेंट इसकी समर्थक बन गई। दूसरी ओर तिलक को इंडियन अर्नेस्ट के लेखक चेरोल वैलेंटाइन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। फलस्वरूप होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो गया। अब आते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 ईस्वी।
पहले विश्व युद्ध की समाप्ति और उसमें भारतीयों का सहयोग, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी और होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता ने सरकार को अपनी भारत के प्रति नीतियों में परिवर्तन के लिए मजबूर किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय जनमत को संतावना देने के विचार से एडविन मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मॉन्टेग्यू अपनी योजना पर भारतीय नेताओं से बातचीत के उद्देश्य से नवंबर 1917 में भारत की यात्रा पर आए। यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श के बाद मॉन्टेग्यू ने संवैधानिक सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कालांतर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों या भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। 1917 में ये आए थे और 1919 में इन्होंने अपने अधिनियम पारित कराया। मॉन्टेग्यू घोषणा को उग्रवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर निर्मित भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार तथा भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की संज्ञा दी थी। ये किसने कहा था? मॉन्टेग्यू ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक बिना सूरज का सवेरा बताया। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया। 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। 1919 के अधिनियम के संवैधानिक सुधार 1921 में लागू हुए। 1919 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। प्रांतीय विषय पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हुआ। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। इस अधिनियम 1919 द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें हम एग्जाम देने जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग, है ना। 1919 के अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। कालांतर में यह आयोग साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। 1919 के अधिनियम द्वारा 1909 ईस्वी के अधिनियम में की गई व्यवस्था, जिसमें मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी, का विस्तार कर इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947, जिसे गांधी युग कहा जाएगा। गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 को हुआ था और 1948 में उनकी मृत्यु हुई। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद सम्मान से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की।
गांधी जी ने 1909 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में स्वराज यानी सुशासन की विस्तृत व्याख्या की। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण और खेड़ा का किसान आंदोलन, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में के समय ही पहली बार गांधी जी के भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच मार्च 1918 को फ्लैग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ। फ्लैग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिक की तरफ से मालिक की ओर से फ्लैग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस फ्लैग के समय उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने गांधी जी से मिल मालिकों, जिनमें कुछ गांधी जी के मित्र थे, पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने के लिए अनुरोध किया। मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई, जो गांधी जी के मित्र थे, इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में दान दिया था। इनकी बहन अनुसुईया बेन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों ने उन्हें जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। यह राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी द्वारा दी गई एक महान देन थी। रॉलेट एक्ट 1919 गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने सन 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील नहीं होगा तो अपील नहीं होगी, बिना अपील फिर उसके बाद फिर कोई दलील भी नहीं होगी, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बरता और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। भारतीयों ने काला कानून का वास्तविक रूप दिखाने के लिए नारा लगाया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयंसेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी। 6 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतानी लोगों की संख्या दी। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में प्रवेश के समय के प्रयास में गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश बढ़ गया और गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमना लाल दास, द्वारिका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हरनिमन आदि शामिल थे। अब रॉलेट एक्ट के बाद उसी की वजह से हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ।
पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 2-4 फीट के दरवाजों के अलावा केवल एक 7.5 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल में उपस्थित अंग्रेज जनरल और डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना व चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। 17 अप्रैल 1919 को उस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला दिया। निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा, ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट यानी सर की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति की नियुक्ति की। हंटर समिति किस लिए आई थी? जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच के लिए, जिसके सदस्य लॉर्ड हंटर, जो कि इसके अध्यक्ष थे, मिस्टर जस्टिस रेस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बरो, सर थॉमस स्मिथ, सर चिमन लाल शीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा सम्मानार्थ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, तैयब जी और जयकर आदि। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाज से हमले किए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसने खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जनता में नई आकस्मिक मन स्थिति का आभास मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टरों में लिखा होता था कि अरे हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह गांधी जी की आज्ञा है। अब इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। भारत के मुसलमान तुर्की या टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। अली बंधुओं मोहम्मद और शौकत अली
ने अपने पत्र कामरेड अली बंधु का एक पत्र था, में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। भारतीय खिलाफत कमेटी ने 1924 ईस्वी में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल तुर्की भेजा। मुस्तफा कमाल पाशा ने इस प्रतिनिधि मंडल की केवल उपेक्षा ही नहीं किया, बल्कि 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके मित्र राष्ट्रों के साथ नई संधि कर ली। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उनके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का है। समिति द्वारा गांधी जी का यह सुझाव मान लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन 1920 और 21। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने लिखा था। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की, जो इस प्रकार थी: सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्य की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल सांविधिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार के कर देने से साफ मना जैसी सीधी कार्यवाही भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दी। कांग्रेस की नीतियों में आय परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नारायण ने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 प्रमुख भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। नंबर 2, अस्पृश्यता का अंत और हिंदू मुस्लिम की एकता। नंबर 3, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। नकारात्मक कार्यक्रमों में प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे: नंबर 1, सरकारी उपाधि और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। नंबर 2, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। नंबर 3, सरकारी उत्सवों, समारोहों का बहिष्कार। नंबर 4, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार। नंबर 5, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों से नामांकित पदों से त्यागपत्र। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करना तथा समूचे भारत में 20 लाख पर्चे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। करीब 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेजों को छोड़ा तथा 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए।
शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील एवं बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, C.R. दास, विट्ठल भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद आदि न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने अपना केसरी हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक वापस कर दिया। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 ईस्वी में, जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय कर उसे पूरा किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के मुंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान और उजड़ी हुई नजर आई। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दिया। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसरॉय को एक पत्र लिखकर धमकी दिया कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलन में हिंसा बढ़ रही घटनाओं से गांधी जी चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़काया। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपलों ने हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। चोरा चोरी कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चोरी की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, C.R. दास, अली बंधु आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति बड़ी कमज़ोर हुई। सरकार ने गांधी जी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी। मूल्यांकन: असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय, लोकतंत्रीय, अखिल भारतीय संस्था तथा भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके थे।
राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा, वह शक्ति जो अहिंसात्मक थी। उनका आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक न सिमटकर गांव की आम जनता तक पहुंच गया और जागृति पैदा करने लगा। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार सन 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल नया संविधान तथा राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। 1923 से 1927 ईस्वी के बीच देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल स्थित मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों ने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके भयंकर रक्तपात किया। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम कल से पढ़ेंगे स्वराज्य पार्टी का गठन, जिसके द्वारा कांग्रेस पार्टी विधान परिषद और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनमें भाग लेगी, प्रांतीय चुनाव में भाग लेगी। अब हम इससे आगे वो पढ़ेंगे। थैंक यू।